नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। हम खड़े हैं पपीते के खेत पर। और कितने एकड़ में पपीता है जी? यहाँ पर 4 एकड़ में है सर। 4 एकड़ में है। और कौन सी वैरायटी है? ये रेड लेडी 786 लगाए हैं। और इसमें 2 प्रकार का प्लांट देख सकते हैं आप। एक हार्मोफोलाइड है और ये एक फीमेल प्लांट है। आम भाषा में कहें तो क्या समझाएंगे? आम भाषा में बोलेंगे तो इसको अपन नर बोल सकते हैं इसको, और ये मादा बोल सकते हैं। इस तरीके से? हाँ, इस तरीके से आम भाषा में अगर बोले तो। अच्छा, नर और मादा बोल सकते हैं इसको। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम योगेश सिन्हा, ग्राम महाराजपुर, तहसील बोड़ला, जिला कबीरधाम। तहसील बोड़ला? हाँ, ये बोड़ला में आता है। ये तहसील बोड़ला है? अच्छा, ये तहसील बोड़ला है, जिला कबीरधाम है। रोड के उस साइड जाएंगे तो कवर्धा तहसील में आ जाएगा। रोड के उस साइड कवर्धा तहसील में आ जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, अब आपकी पढ़ाई कहाँ तक है ये बताइए। मैं डेजिग्नेशन से मैं MSc एग्रीकल्चर हूँ और अभी वर्तमान में भोरमदेव कृषि महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक हूँ। अच्छा, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं? जी सर, जी सर, जी। तो टोटल कितने एकड़ में खेती करते हैं? मैं यहाँ सर टोटल 4 एकड़ में खेती करता हूँ। हाँ। और बाकी खेती है तो सब्जी वर्गीय खेती में या फल वर्गीय खेती में अगर देखा जाए आधुनिक खेती में, तो यहाँ 4 एकड़ में मैं खेती करता हूँ। अच्छा, उसमें क्या क्या लगा है? यही लगा है? ये पपीता लगा है 4 एकड़ में और कुछ खरबूज भी लगा हुआ है। अभी मतलब अभी बीज लगाया हूँ रिसेंटली में। अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं पपीता की खेती के ऊपर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। एक भाई साहब हमारे साथ और है, क्या नाम है जी? सुनील सप्रे। अच्छा, ये भाई साहब धनगांव से हैं और इस ट्रिप पर हमारे साथ ही चल रहे हैं। तो ये सफ़र कैसे शुरू हुआ सर खेती का? मैंने सबसे पहले तो पढ़ाई कंप्लीट किया और देखा कि आज के दौर में हम लोग लगातार पुराने पद्धति से खेती कर रहे हैं। तो चना, अरहर, सोयाबीन, विगत 3 वर्षों से देखा कि सोयाबीन में कोई किसी भी प्रकार का प्रॉफिट नहीं दिख रहा है। ना धान में भी कोई प्रॉफिट नहीं दिख रहा था उस समय। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना फल की ओर जाया जाए। और हमारे विभागीय दोस्त यार भी हैं, जो बंधु हैं, उन्होंने भी कुछ नए नए स्कीम के बारे में बताया। तो मैं कुछ लोगों से परामर्श भी लिया जो इसकी खेती कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया कि इसको किया जा सकता है। और मैंने एक समझ लीजिए एक परीक्षा के तौर पे या एक एम लेकर के मैं ये करना चाह रहा हूँ और करूँगा करके ना मैंने शुरुआत किया पहले पपीता का खेती। मेरे यहाँ तो कोई तैयार नहीं थे घर में पहले कि आप पपीता का खेती, क्योंकि खर्चा बहुत ज़्यादा आता है इसमें, कॉस्ट बहुत ज़्यादा है शुरुआत में। और मैंने इसका जब खर्चे के साथ इसका उत्पादन देखा या प्रॉफिट देखा तो कई ज़्यादा है प्रॉफिट इसमें। धान से लेकर और धान और चना, राहर से लेकर के देखा जाए, जो जनरल हम नॉर्मल क्रॉप लगाते हैं सीरियल फसल, उससे बेहतर है इसकी खेती। तो आपने ये आपको अच्छा लगा? हाँ, मैं कुछ अपने सीनियर्स हैं उनसे सलाह लिया और मैंने खेती शुरुआत की। अच्छा, चलिए चलते चलते समझते हैं सर। और ये जैसे हम बात करें तो इसका जो पौधा है जिस वैरायटी की आप बात कर रहे हैं, ये कहाँ से लेके आए हैं? ये हम रायपुर से मंगवाते हैं सर, चावड़ा बाग से मंगवाते हैं। VNR चावड़ा बाग जो है ना, वहीं से मंगवाते हैं इसको। ये पौधा लगभग अपने को एक पौधा 17 रुपये के आसपास पड़ता है। आपके नज़रिए से जैसे हम पूछें तो सबसे बेस्ट वैरायटी आपको कौन से लगती है पपीते में? पपीते में सर मैंने अभी तक के अनुभव किया है, मेरे को रेड लेडी 786 जो है वो सबसे बेहतर वैरायटी लगती है। जो आपके पास लगी है? जो अभी यहाँ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। हाँ, ये सबसे बेस्ट लगती है। हाँ, उसका कारण? उसका कारण ये है कि जैसे ये फल अभी इसमें पट्टी आना बोलते हैं, तो जैसे ये मैच्योरिटी सिम्टम है, तो ये जो पट्टी आ रहा है ना, तो इसको हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
या जनरल पपीता जो होता है अपना देसी वाला, या और कोई दूसरी वैरायटी होती है, तो एक्सपोर्ट करते टाइम 3 दिन 4 दिन 5 दिन लग जाता है कभी कभी। यहाँ से जैसे हम यूपी भिजवाते हैं, दिल्ली भिजवाते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए ये बराबर हमको समय मिल जाता है। इसमें इसकी जो चमड़ी होती है थोड़ा सा मोटा होता है, तो ये एक्सपोर्ट क्वालिटी वाला पपीता बोल सकते हैं, इसलिए ये आपको अच्छा लगा। ये इसलिए, और उत्पादन भी बेहतर है इसका। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ आप समझाइए, आपसे तो मुलाकात हुई तो हम धन्य हो गए, आप तो विभाग से जुड़े हुए आदमी हैं। पपीते की खेती कोई छत्तीसगढ़ में करना चाहे तो खेत कैसे तैयार करें? सबसे पहले तो सर आप एमबी प्लाऊ मतलब दूनसिया जो होता है ना, उसे एक बार जुतवा दे गर्मी के समय, मतलब मई में आप अपना खेत प्रिपेयर करवा लें, जुतवा दें एक बार। उसके बाद उसमें एक बार रोटावेटर चलवा दें। रोटावेटर चलवाने के बाद में उसको आप जो ये मादा खींचने का जो सिस्टम आता है ना, रेजर बोलते हैं जिसको, तो इसको पहले आप 4 फीट के रेजर से खिंचवाएंगे, और उसके बाद एक बड़ा रेजर आता है जो 8 फीट का रहता है, वो उसके बाद जो बीच से, यहाँ पर बीच में एक और था मादा, जिसको अपन फाड़ के 2 भाग में डिवाइड किए हैं, तो ये 8 फीट का रेजर, 8 फीट का मादा बन गया ये। अच्छा, पहले 4-4 फीट में निकाले, उसके बाद बीच से फाड़ के इसको 8 फीट कर दिए। अच्छा, तो ये सहूलियत हो जाता है। पपीते के प्लांट को जितना बड़ा मादा हो सके आप उतना बड़ा मादा बनाइए। उससे ये जो मोटाई है, पौधे की जो मोटाई है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप जनरली और कहीं फील्ड में घूमेंगे तो देखेंगे जैसे मादा छोटा हो जाता है तो पौधे का जो विकास होता है वो रुक जाता है। इसका जड़ आप खड़े हैं ना, वहाँ तक फैला है। और कई जगह मैं देखा हूँ कि जड़ दिखाई देने लगता है, मादा छोटा है तो जड़ ऊपर। हाँ, तो उसका विकास रुक जाता है। और इसका विकास यहाँ, अब देखिए यहाँ तक है ये पत्ता, यहाँ तक इसका जड़, ऐसा पत्थर गिराएंगे ना तो यहाँ तक इसका जड़ आपको दिखेगा। आप जमीन को खोद के देख सकते हैं। तो सर जैसे पपीते की खेती के बारे में ये तो हो गया तैयार करने की बात, तो इसमें मल्चिंग डालते हैं कि इसको ऐसे ही बिना मल्चिंग के? तो इसमें दोनों साइड ड्रिप लगाना जरूरी है कि वन साइड में भी हो जाएगा? देखो, अगर किसान चाहे तो वन साइडेड ड्रिप से भी कर सकता है, लेकिन अगर किसान के पास खर्चा करने के लिए, अगर पहला साल कर रहा है तो उसके पास खर्चा करने के लिए बहुत सारे वो रहते हैं कि फेंसिंग करवाओ, बोर खुदवाओ, फिर ड्रिप लगवाओ, फिर मादा खिंचवाओ, तो पहले साल में थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो पहले साल में अगर वो सिंगल ड्रिप से करना चाहेगा तो वो कर सकता है, लेकिन डबल ड्रिप से फ़ायदा ये रहता है कि जैसे इधर का जड़ जितना खाद पा रहा है, सॉल्यूबल मटेरियल जितना इधर खींच रहा है उतना उधर भी खींचेगा। डबल ड्रिप से ये फ़ायदा रहता है। अच्छा, फिर सर इसका बेसल कैसे तैयार करें? हाँ, इसमें हम सर बेसल ना जनरली बरसात के समय बेसल देते हैं। तो सबसे पहले जब प्लांट का हम ट्रांसप्लांट किए थे, हम वही 17 जून को हम लोग ने ट्रांसप्लांट किया था। तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग ने ड्रेंचिंग किया था। जैसे ड्रेंचिंग में आप 1261 ले सकते हैं, 1261 जीरो ले सकते हैं, 13-0-45 ले सकते हैं, 00-50 ले सकते हैं। अब आपको एक शेड्यूल बनाना है इसमें, पौधे की मोटाई को बनाने के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना है। जैसे हम जनरली जब पौधा लाते हैं तो इस शेप में रहता है पौधा, इतना ही रहता है। अब इसको आप जितना मोटा बनाएंगे उतना ज़्यादा पौधा मजबूत बनेगा, तो इसलिए हम ड्रेंचिंग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट ड्रेंचिंग में हम इसको देते हैं 1261 या 13-40-13 का ड्रेंचिंग देते हैं। उसके साथ दोबारा जब देते हैं तो एक ह्यूमिक एसिड का ड्रेंचिंग देते हैं। तीसरा जब ड्रेंचिंग देते हैं तो 00-50 का ड्रेंचिंग देते हैं, ताकि ये जो तना और जड़ की जो मोटाई है वो बढ़ जाए। उस समय हवा चलने का डर, पानी गिरने का डर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, तो उस समय ड्रेंचिंग देते हैं। ड्रेंचिंग जैसे ही ख़त्म होता है फिर बरसात स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हाँ, जून में करिए। हाँ, तो उस समय अपन, अब ड्रेंचिंग का रोल ख़त्म हो गया तो हम क्या करते हैं, बेसल देते हैं। तो बेसल में जनरली DAP, राखर और पोटास। जैसे एक जनरली अगर नॉर्मल किसान के भाषा में बोलूं तो 1 बोरी DAP, 2 बोरी राखर और 1 बोरी पोटास, ये एक रेशियो है। मतलब 1 बोरी DAP, 2 बोरी राखर और 1 बोरी पोटास, ये देने हैं। हाँ, 1:2:1 का रेशियो में। अब इसको आप मिला करके एक एक पौधे के पास एक एक पाव देना है, मतलब 250 ग्राम। पौधा छोटा है, अगर 2 फीट या 4 फीट का है, मतलब 2 फीट का है पौधा, तो आपको बेसल कितना भरना है, 100 ग्राम, क्योंकि वो बच्चा है अभी, वो उतना नहीं खा पाएगा, आपका मटेरियल वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर 4 फीट का हुआ पौधा तो फिर आप उसको 200 ग्राम दीजिए।
थोड़ा सा और बढ़ा, 5 फीट का हुआ पौधा, फिर आपको उसको 300 ग्राम दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसका खाने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। तो हम इसमें 4 बेसल दिए हैं। सबसे पहले 100 ग्राम का दिए, 200 ग्राम का दिए, 300 ग्राम का दिए, फिर 400 ग्राम का दिए। आपके पास रिजल्ट सामने में है। बहुत सुंदर रिजल्ट है, नहीं बहुत भाई, शानदार है। हाँ। आप पौधे का अगर साइज देखेंगे, मेरा हर एक पौधे में एकदम एक्यूरेट नपा तुला बेसल डलता है। अच्छा अच्छा। हम लोग क्या करते हैं, सबको एक साथ मिला देते हैं। हाँ। पहले डीएपी मिलाते हैं, राखर मिलाते हैं, पोटास मिलाते हैं। हाँ। उसमें 5 किलो ह्यूमिक एसिड भी मिलाते हैं। हाँ। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, पौधे को हरा रखता है, एकदम अच्छा। शानदार पत्तियां हाँ। देने का काम करता है। हाँ। उसके साथ जिंक भी मिलाते हैं। हाँ। सल्फर भी मिलाते हैं। ये किसान जनरल भूल जाता है जिंक और सल्फर को मिलाना। अच्छा। तो इसको हम साथ में मिला के फिर बेसल अगल बगल भरवा देते हैं। तो इस तरीके से। अच्छा सर, एक चीज़ मुझे और बताइए कि जैसे कोई किसान है, पपीते की खेती करना चाह रहा है, ठीक है ना, तो खेत तैयार करने के लिए 1 एकड़ में कितना पैसा उसको लगेगा, ये बेड बनाने में और ये ड्रिप लगाने में कितना पैसा लग जाएगा? तैयारी की बात करूँ, सिर्फ अगर तैयारी की अगर अपन बात करेंगे तो समझ लीजिए आज के डेट में 1000 रुपये घंटा ट्रैक्टर चल रहा है। आज की डेट की अगर मैं बात करूं, 1000 घंटा चलता है तो 1 एकड़ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 घंटा लगता है। अब समझ लीजिए 2 से 2.5 घंटा लग रहा है, मतलब एक जोताई जो दुनसिया का जोताई होगा वो 3 घंटा लगेगा। दोबारा जो रोटोवेटर चलेगा वो 2 घंटा लगेगा या 1 घंटा लगेगा। और तीसरा जब बेड खिंचवाते हैं तो सब मिला के मान के चलिए 5 से 7 हज़ार रुपये का ट्रैक्टर वाले को देना पड़ता है। एक अप्रॉक्स बता जाए तो 8,000 रुपये आप मान के चलिए कि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, तो 8,000 रुपये आप ट्रैक्टर वाले का मान के चलिए। 1 एकड़ में आज के डेट में ड्रिप का खर्चा है 30,000 रुपये। थोड़ा बहुत 1,000-2,000 आगे पीछे हो जाता है, कहीं कहीं कंपनियां, कोई कंपनियां कम ज़्यादा में लगा देती है। अब मैं डबल ड्रिप की बात करूं तो डबल ड्रिप में आपको 30 से 40 हज़ार भी लग सकता है, अगर डबल ड्रिप लगाना चाहेंगे तो। 1 एकड़ में? हाँ, 1 एकड़ में। ये अभी तक खेत प्रिपेयर करने से लेकर के ड्रिप लगाने तक की खर्चा है। अब इसमें पौधे की बात करें, और इस खर्चे में ये है कि बोर अलग से? हाँ, ये बोर आपका जब रहेगा तो ही आप तब की बात कर रहे हैं, नहीं तो बोर और हाँ, बोर का अलग है ये बोर। हाँ ठीक है सर, ये 40 के आसपास आप बता रहे हैं, 40 से 50 हज़ार के बीच का जो खर्चा है ये खेत प्रिपेयर का है। खेत प्रिपेयर करेंगे। हाँ सर। अब इसके बाद पौधे चालू होते हैं। अब पौधा आपको सबसे पहले, जैसे आप पपीता की खेती करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसमें मेजरली आपको 45 दिन पहले पौधे का आर्डर देना है। अगर आप आज प्रिपेयर कर रहे हैं और कल आर्डर देंगे तो पौधा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि पौधा को तैयार करने में 45 दिन का समय लगता है। चाहे आप कोई सा भी नर्सरी में तैयार करवाइए या खुद से तैयार करिए, 45 दिन का पौधा ही लगाया जाता है। चाहे आप रायपुर से मंगवाइए, चाहे कहीं से भी मंगवाइए, पौधा 45 दिन का ही सूटेबल माना जाता है। तो पहले बुकिंग करवाइए पौधे का, उसके बाद फिर प्रिपेयर करिए। जनरली किसान इसी में धोखा खा जाते हैं। मेरे पास बहुत किसान आते हैं और बोलते हैं भैया तत्कालिक में पौधा दे दो, तो इसका पौधे को जर्मिनेट होने में कम से कम 15 दिन लग जाता है और फिर बढ़ने में 20-25 दिन, 45 दिन में बराबर 4-4 पत्ता हो जाता है। उसके बाद ही इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, तब जाकर के पौधा एकदम हेल्दी रहता है। छोटा बच्चा जो रहता है ना, उसको बहुत सेंसिटिव रहता है, बहुत ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो सर इसके बाद और क्या करते हैं? जैसे टीपी हो गया, हाँ, ट्रांसप्लांट करा दिए, उसके बाद और क्या करें सर? ट्रांसप्लांट कराने के बाद सबसे पहले अपन ड्रेंचिंग किए, बेसल किए। बेसल करने के बाद एक लाल मकड़ी की समस्या आता है। वो क्या करता है, पत्ते को ऐसे एकदम सिकोड़ देता है। अच्छा। लाल लाल मकड़ी जो आता है ना, हाँ। पत्ते को ऐसा सिकोड़ना स्टार्ट कर देता है। तो इसके लिए आपको जनरली माइनर का जैसे देसी नीम तेल है, उसको एक सुपर स्प्रेडर के साथ आप मिला करके स्प्रे मार सकते हैं। ये एक देसी तरीका है, बिल्कुल मिनिमम खर्चे में। मही का स्प्रे मार सकते हैं। मही का स्प्रे जो रहता है छोटा छोटा माइनर रहता है, उसको ख़त्म कर देता है। ये देसी तरीका है। आप वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करवाइए। वेस्ट डिकम्पोजर को आप 15-15 दिन में चलाते रहिए, एकदम फ्री। ये समझ लीजिए जो मेन खर्चा है वो बच जाता है इसमें। अच्छा, ये देसी जुगाड़ है? ये देसी जुगाड़ है, ये हम लोग चलाते रहते हैं। ठीक है, तो फिर किसानों को भी ये देसी जुगाड़ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास जितने किसान आते हैं उनको हम मही का स्प्रे करवाते हैं, देसी नीम तेल का स्प्रे करवाते हैं, और
बहुत सारी चीज़ें हैं और बीच में जो मल्चिंग भी बिछा सकते हैं जिनको अगर बिछाने की इच्छा है। वैसे पपीता में मल्चिंग मेरे हिसाब से खर्चा बस बढ़ाता है। अच्छा। क्योंकि इसमें हम बीच में ग्लाइफोसेट मार देते हैं पूरा। पौधे को क्या कर देते हैं, पहले पौधे को ढक देते हैं या फिर पौधा छोटा छोटा रहता है ना तो एकदम बारीकी से टोपी लगा के मार देते हैं, एकदम सावधानी से मारते हैं। अच्छा। अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी अगर पौधा में पड़ता है तो वो फिर पौधा नष्ट हो जाता है पूरा। फिर वो टोपी पौधा पहन लेता है। हाँ, वो पौधा। अच्छा, अब मुझे पपीते की खेती के विषय में एक चीज़ समझाइए। पपीते के लिए पौधा से पौधा का जो डिस्टेंस है वो बेस्ट कौन सा रहता है? पौधे से अगर पौधे की दूरी की बात करें हम तो हम जो लगाते हैं वो 7 फीट की दूरी है। हाँ। और यही सबसे बेस्ट मेथड है। मतलब प्लांट से प्लांट की दूरी 7 फीट रखते हैं और मादा से मादा की जो दूरी है, बंड से बंड की जो दूरी है वो 8 फीट रखते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड है और इसमें इतना ज़्यादा उत्पादन लिया जा सकता है। कई लोग 5 फीट भी रख देते हैं लेकिन उत्पादन उसमें घट जाता है क्योंकि इसका जड़ और उसका जड़ दोनों का जड़ पास पास हो जाता है। तो समझ लीजिए बच्चा कम रहेगा तो ज़्यादा ग्रोथ करेगा और बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो वो फिर कम ग्रोथ करेगा। ठीक है। तो सर जैसे टीपी आप जून में किए हैं तो ये सिचुएशन हम अभी की जो देख रहे हैं ये फरवरी की है। टीपी सर हम लोग किए थे इसको जून में। हाँ। ये समझ लीजिए अपना 18 से 20 जून के आसपास टीपी किए थे अपन। हाँ। तो 6 महीना उधर हो गया, 2 महीना इधर हो गया। हाँ, है ना? हाँ। 6 महीना दिसंबर तक और अभी हम फरवरी में शूट कर रहे हैं तो मोटा मोटी पकड़ के चले तो 2 महीना इधर हो गया। तो ये 6-2-8 महीने के आसपास का है, 7 से 8 महीने के बीच का। 8 महीने। हाँ। ये जो फसल देख रहे हैं हम 8 महीने के दरमियान का है ना? यस यस यस। तो सर ये निकलना कब चालू होगा? ये एक तुड़ाई हो चुका है। अरे एक तुड़ाई हो चुका है। एक 1 हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गया इसमें। ये 2-4 दिन में सेकेंड हार्वेस्टिंग भी हो जाएगा। अच्छा। इसमें अपन तुड़वाते कैसे हैं? हाँ। ये जो पट्टी वाला सिस्टम है, ये देखो इसमें दाना दाना टाइप का दिख रहा है, ये समझ लीजिए मैच्योरिटी का सिम्टम है। अगर इसमें लाइनिंग आ जाएगा, जैसे लाइनिंग की अगर बात करेंगे, एक आंख मैच्योरिटी वाली बात करेंगे तो ये देखिए इसमें आ गया फुल मैच्योरिटी है। इसमें ये इसमें लाइनिंग आता है एक, जिसको अपन पट्टी बोलते हैं, देसी भाषा में पट्टी बोलते हैं। अच्छा। एक आंख आसपास में मैं दिखाता हूँ आपको पट्टी वाला। हाँ। ये सर ये फुल मैच्योरिटी में है। अच्छा। इसमें एक लाइनिंग बन जाता है ऐसे ऐसे। ये देखो लाइनिंग बना है, ये ऐसे लाइनिंग बन जाता है। तो ये तोड़ने के लायक हो गया। अब इसको हम तोड़वा सकते हैं। और जैसे ज्यादा पट्टी आ जाता है तो इसमें पीले कलर का लाइन बन जाता है और तो बाहर पट्टी दिखना स्टार्ट हो जाता है। व्यापारी आते हैं, देख के समझ जाते हैं, वो फिर अपना देख देख के छांट के तोड़ लेते हैं लोग। अच्छा। तो सर ये 1 एकड़ में टोटल कितना पौधा लगा होगा? सर 1 एकड़ में जनरली अगर बात करेंगे, जिस हिसाब से हम डिस्टेंस रखे हैं उसमें 777 पौधे लगते हैं। अच्छा। आप 800 से 900 पौधा रखिए क्योंकि जब टिपी करते हैं तो उस समय कुछ पौधे पानी ज़्यादा हो जाता है, डंपिंग आपकी समस्या आ जाती है, जड़ गलन की समस्या आ जाती है, तो आप 100-200 पौधा एक्स्ट्रा रखें। एक्स्ट्रा लेके चलें? हाँ, एक्स्ट्रा लेके चले। क्या है, कई प्रकार की समस्याएं आ जाती है। उस समय एक छोटा सा कीड़ा काट खाता है कभी कभी। अच्छा। वो ऊपर से ऐसे काट देता है, तो एक्स्ट्रा लेने में ज़्यादा बेटर है। मैं 800 रिकमेंड करूँगा। क्योंकि 800 बेटर है, 50 पौधा आप एक्स्ट्रा लेके चले, 800-850। अच्छा सर, अभी ये कब तक निकलेगा? और ये समझ लीजिए 4-5 दिन में फिर एक तुड़ाई करवा देंगे इसमें। और ये ऊपर फल लगते जाएगा, तुड़ाई होते जाएगा। तो कितना दिन तक निकलने का है इसका? और ये अपन अप्रैल तक निकालेंगे इसको। अप्रैल तक निकालेंगे तो अप्रैल के बाद फिर ये हटा देंगे? हाँ, इसमें सीधा अपन क्या कर देते हैं, रोटोवेटर जो आता है ट्रैक्टर का, डायरेक्ट इसमें ट्रैक्टर चला देंगे। और ये रोटोवेटर से कट कट के छोटा पार्ट्स में ये पूरा खेत भर ये खाद का काम करेगा। मतलब ये 1 ईयर का फसल है। हाँ, है ना? तो अप्रैल तक चले जाएंगे तो मोटा मोटी 10 महीना हो जाएगा, फिर 1-2 महीना खेत की फिर से तैयारी करेंगे तो फिर जून आ जाएगा। हाँ, यस। 15 दिन या 20-25 दिन मान के चलिए अपन खेत को खुला छोड़ते हैं सुखाने के लिए। उसके बाद फिर जुताई करते हैं, तो वो 1 साल हो ही जाएगा। हाँ, तो अप्रैल तक अपन रखेंगे। अप्रैल से 1 महीना
मई तक पूरा खुला छोड़ते हैं, उसके बाद फिर जून में फिर टिपी करते हैं तैयार करके। तो एक चीज़ और पूछना चाह रहा था, जैसे इसमें आज पपीता लगा है तो अभी नेक्स्ट टाइम फिर से पपीता लगा देंगे कि कुछ और लगाएंगे? देखो सर, वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मार्केट अच्छा रहा इस साल का तो फिर से पपीता लगवाएंगे, अगर नहीं रहेगा तो इसमें क्रॉप रोटेशन करके इसमें केला भी लगवा सकते हैं। तो एक ही ज़मीन पे अगर हम कंटिन्यू केला लेते हैं उसका कोई नुकसान, मतलब एक ही ज़मीन पे कंटिन्यू हम पपीता लेते हैं तो उसका कोई नुकसान है कि नहीं है? आप सर प्रोटेक्शन को ध्यान में देते हुए, जैसे अपन कंटिन्यू ले रहे हैं, अभी हमारे फसल में एक भी वायरस वाला पौधा नहीं दिख रहा है तो हम अगले साल ले सकते हैं। अगर मेरे फील्ड में 10, 20, 50 अगर वायरस वाले दिख रहे हैं तो मैं अगले साल लूँगा तो लॉस में चला जाऊँगा, क्योंकि वो वायरस जो है वो हवा से फैलता है, वाइट फ्लाई से फैलता है, जो ट्रांसमिट होता ही है वायरस, कहीं ना कहीं से हो ही जाएगा और पूरे फील्ड में फैल जाता है और उसका इलाज बहुत मुश्किल है। मेरे हिसाब से तो अभी तक हमको ये पता नहीं चल पाया कि वायरस का कोई इलाज भी है, क्योंकि जनरली जहाँ पास 1-2 फार्म गए हैं वहाँ वायरस हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं। तो हम वायरस न आए करके हम देसी जुगाड़ लगाते हैं, मही का स्प्रे करवाते हैं, मही आने मट्ठे का। हाँ, मट्ठे का। अदर स्टेट वाले जो देख रहे हों वो समझ जाए मट्ठे का है ना। उसमें अपना जंप मिला के स्प्रे करवाइए तो मेरे हिसाब से 20-30% वायरस तो रुक ही जाता है उसमें, मतलब फैलता नहीं है। जितना हो गया है तो हो गया है, लेकिन फैलने से रोकता है कुछ हद तक के। तो ये अपना मेरा मानना है, मैंने डलवाया है तो मैंने इस चीज़ को देखा है कि मही और जंप का स्प्रे करवाने से फैलने से रुक जाता है। वो जो हो गया है वो तो हो गया है। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, जैसे कवर्धा पे मैं घूमता हूँ, ज़्यादातर खेती कवर्धा से कवर करता हूँ, तब कवर्धा पे काली मिट्टी जैसी है। हाँ, है ना, कन्हार बोलते हैं। कन्हार बोलते हैं। और हमारे तरफ पाटन तरफ हम घूमते हैं तो वहाँ लाल मिट्टी है। तो पपीता क्या लाल मिट्टी पर भी हो सकता है और काली मिट्टी पर भी हो सकता है, दोनों पर हो सकता है? ये सर डिपेंड करता है सॉइल टेस्ट करने के बाद में उसमें कितना % अम्लीता है, क्षारीयता है। पहले हम जब खेती करते हैं तो सबसे पहले हम मृदा का जांच कराते हैं, क्योंकि हम विभाग से जुड़े हुए हैं, प्रशिक्षित हैं, तो सबसे पहले हम मृदा की जांच करवाते हैं, क्योंकि उसका पैसा नहीं लगता है। आप कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, रिसर्च स्टेशन में जाइए या कॉलेज में जाइए, कृषि महाविद्यालय में जाइए, वहाँ जाके आप मृदा का जांच करवाइए। उसके बाद फिर देखिए उसमें कितना % अम्लीता और कितना % क्षारीयता है। उसके हिसाब से हम फिर शेड्यूल बनाते हैं कि उसमें क्या चलाना है और क्या नहीं चलाना है। तो ये आपके हाथ का चीज़ है। मैं पथरीली ज़मीन में भी खेती कर सकता हूँ, लेकिन मेरे को सबसे पहले उसका सॉइल टेस्ट कराना है। सॉइल टेस्ट कराना, ये एकदम मेजरली एकदम छोटा सा चीज़ है, आप घर बैठे करा सकते हैं इसको। अच्छा सर, एक चीज़ और मुझे बताइए, जैसे 1 एकड़ में ये जो वैरायटी है आपकी रेड लेडी 786 बोले ना, यही बोले ना? जी सर। तो 1 एकड़ में ये हम करते हैं तो आपने तो खेत तैयार करने के कीमत को बता ही दिया है। फसल जब निकल रहा है तो पूरा उसका खर्चा कितना बैठ जाता होगा 1 एकड़ में? 1 एकड़ में सर 70 से 80 हज़ार रुपये खर्चा बैठता है। एक मोटा मोटी बताऊं, अगर ड्रिप को न लें, क्योंकि 1 टाइम कॉस्ट है ये। हाँ, एक ही बार लगेगा। 1 टाइम खर्चा है। हाँ। आपको पौधे हर साल लेने पड़ेंगे, खाद आपको हर साल लेने पड़ेंगे, ट्रैक्टर की जुताई आपको हर साल कराना पड़ेगा। तो एक मोटा मोटी मैं खर्चा बताऊंगा तो 1 एकड़ में 70 से 80 हज़ार रुपये का खर्चा बैठता है ड्रिप को छोड़ने के बाद में। हाँ। क्योंकि सोल्यूबल खाद जो है वो बरसात जैसे हटता है उसके बाद स्टार्ट हो जाता है और वो थोड़ा सा महंगा भी आता है, जैसे 1261 है, 13045 है, 0050 है, 05234 है। ये ग्रेड 1 का खाद है। अगर किसान इसको न डालना चाहेगा तो बेसल से DAP, राखर, पोटास इसको दबा के बेसल में देना पड़ेगा, जैसे हमने दिया है। हमने सॉल्यूबल कम लगे करके हमने बेसल दबा के दिया है। गोबर का खाद भी दबा के डाला है इसमें। तो इससे पौधा पहले से मजबूत हो जाता है, तो बाद में ये जो ड्रिप वाला आइटम है वो कम चलाना पड़ता है। अब बीच बीच में वेस्ट डिकम्पोजर दीजिए, जो नीचे जमा हुआ चीज़ है, ज़मीन में इतना सारा चीज़ रहता है कि वो पौधा ले नहीं पाता, इतना चीज़ है उसमें। तो जनरली खर्चा 70 से 80 हज़ार ही बैठता है। अच्छा, और सर जैसे हम समझाएं एक किसान को कि 1 एकड़ पे आपके तरीके से हम मान के चलते हैं कि ऐसा ही फल लग गया किसी के खेत में, तो 1 एकड़ पे वो 1 साल पे कितना कमा सकता है?
हमने पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो अगर अप्रॉक्स कभी 8 रुपये रहता है, कभी 9 रुपये रहता है, 10 रुपये, 16 रुपये तक के बेचे हैं पिछले साल। मतलब शुरुआत में 8 में बेचे हैं, बाद में 16 में बेचे हैं। पहले वही चीज़ 50,000 का बेचे थे, बाद में वही चीज़ 1 लाख रुपए का बना है। तो एक मोटा मोटी अगर अप्रॉक्स में 10 से 12 रुपये का अगर रेट लूँ, मिनिमम गिरे हुए हालत में आप 10 रुपये से नीचे नहीं जाएगा पपीता। तो 10 रुपये के रेट में लूँ तो 1 एकड़ में कम से कम 2.5 से 3 लाख रुपए का पपीता बनता है। तो वो 70,000 उसमें और काटेंगे? हाँ, 70,000 उसमें काटेंगे। अच्छा, 2.5 से 3 लाख, मतलब हम 2.5 को हम पिछले साल का जो रेट था उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। और ऐसे देखा जाए तो आप 2.5 लाख ना लेकर के 2 ही लाख पकड़िए, 2 लाख रुपया मिलेगा एकदम मोटा मोटी 2 लाख रुपया अपन पकड़ लेते हैं कि वो मिलना है। हाँ, में प्रॉफिट मिलेगा 101%, वो कहीं नहीं जाएगा। हाँ, साल भर में? साल भर में 1 एकड़ में? 1 एकड़ में। अब वो कितना एकड़ आप करते हैं वो आपके? हाँ, वो आपके ऊपर डिपेंड अच्छा, करता है। प्लांट कितना प्लांट लगा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, इसके मार्केटिंग में छत्तीसगढ़ में कोई दिक्कत है कि नहीं हो रहा है, और आपका माल कहाँ जा रहा है? सर अभी तक के हम लोग खेती कर रहे हैं, मार्केटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम कब होता है, जब बरसात रहती है। बरसात रहती है तो शुरुआत में पौधा जब फर्स्ट कटिंग होता है, जिसमें 2 टन 3 टन माल निकलता है, तो उस समय क्या उठाव नहीं रहता मार्केट में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग का माल जाता है फरीदाबाद जाता है, दिल्ली जाता है और कानपुर जाता है। तो ये यहीं लोकल व्यापारी लोग ले लेते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, बड़े गाड़ी में भरवाते हैं, 10 टन 20 टन की गाड़ी में भरवा के अपन ये लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो ये लोग हम लोग को मार्केट से 3 रुपये 4 रुपये कम में अपना जो कमीशन रहता है वो लोग काट लेते हैं। तो उससे कम मिलता है। अगर हम डायरेक्ट अगर बेचेंगे तो समझ लीजिए जो मैं 2 बताया वो 4 बन जाएगा सीधा सीधा, अगर आप बेच सके डायरेक्ट बेच दें तो। लेकिन डायरेक्ट बेचने में रिस्क बहुत ज़्यादा है सर, किसान आदमी उतना रिस्क पालना नहीं चाहता। तो ये है, तो इसीलिए आप ऐसा बेचते हैं और 2 लाख रुपया कमा लेते हैं एकड़ से। बिल्कुल बिल्कुल सर, एकड़ पीछे 2 लाख रुपये शुद्ध बचता है सब। मतलब 2 लाख रुपये बचता है, जिसमें 70,000 काट दो तो 1,30,000 रुपये शुद्ध बचता है। अच्छा, एकड़ में। अच्छा सर, एक चीज़, आप तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, उसके विद्यार्थी भी हैं, आप टीचर भी हैं, तो एक चीज़ मैं ये समझना चाह रहा था, जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ वाले पहले स्टील पे बहुत अच्छा किए, फिर हमने पावर पे बहुत अच्छा किया, अभी मैं देख रहा हूँ कि हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब जैसे मैं वीडियो कवर करने घूमता हूँ तो छत्तीसगढ़ जब मैं घूमता हूँ तो एक तहसील में 20 वीडियो कवर करते हैं, जबकि हम अदर स्टेट में घूमते हैं तो एक ज़िले पे या एक स्टेट पे हम 20 वीडियो करते हैं। मतलब हम लोग एग्रीकल्चर पे भी इतना बेहतर कर रहे हैं, तो इस बारे में किसानों को क्या कहेंगे? बेहतर करने का ये है सर कि लोग अब धीरे धीरे प्रशिक्षित होते जा रहे हैं। पहले क्या है, पुरानी पद्धति की जो खेती थी उसमें खर्चा ज़्यादा प्रॉफिट कम होता था। अब क्या हो गया, खर्चा कम हो रहा है, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम आजकल मॉडर्न खेती में उतर रहे हैं। कुछ विभागीय सहयोग भी मिल जाता है, जैसे प्लांट का जो खर्चा है आप रजिस्टर्ड नर्सरी से लाते हैं तो जो प्लांट का खर्चा वो विभाग दे देती है, उद्यान विभाग की तरफ से मिल जाता है। इसमें जो खाद पानी जो लगता है कुछ कुछ आप बीज का उसका बिल लगाइए विभाग में, तो 2-4-10 हज़ार रुपये उसमें भी मिल जाता है। ये कहीं कहीं पर विभागीय अनुदान मिलता है जहां इसका लाभ किसान ले सकते हैं। ड्रिप में भी 55% का छूट मिलता है। अच्छा सर, वायरस की बात कर रहे थे, वायरस अगर हो जाए पेड़ में तो क्या करें? इसका डेमो देखने हम एक जगह पर आए हैं। सर इसमें क्या करेंगे, जैसे वायरस हो गया तो क्या किए हैं? देखो सर, वायरस को हम सबसे पहले तो मही के स्प्रे करके देखें, या और कुछ कुछ चीज़ का स्प्रे करे थे, मार्केट से लाए थे, तो कंट्रोल तो नहीं हुआ। तो और ये कंट्रोल होता भी नहीं है, तो हम इसको काट के क्या कर देते हैं, सीधा बाहर फेंकवा देते हैं बिना टच किए। अच्छा। और बाहर फेंकवाने के साथ साथ इस जमीन का मिसयूज ना हो करके इसमें अपन गोभी का थरहा तैयार किए थे और गोभी अपन लगवा दिए। आप देख सकते हैं गोभी इसमें
लगा हुआ है हाँ। और सनान गोभी है ना, जबरदस्त। अच्छा, यहाँ कितना पेड़ काट के निकाले हैं सर जिसमें वायरस है? यहाँ अपन 3 पेड़ यहाँ से काट के निकाले हैं। 1 2 और एक पीछे 3। हाँ। और ये देख रहे हैं, और इसमें गोभी डाल दिए हैं। हाँ। तो उसी ड्रिप का पानी ये गोभी पे भी आ रहा है। हाँ, है ना, अब बराबर इसमें गोभी का उत्पादन ले सकते हैं। बीच में डाल दिए गोभी और सर। वायरस वाले पेड़ को कट करके हटा दिए। हाँ, तो इसमें नुकसान भी नहीं होता, आलू भी डाल सकते हैं इसमें तो आप। वो वायरस वाले पेड़ को काट के हटाने में समय नहीं लेना चाहिए, ऐसा है क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर वायरस एक पेड़ में भी आपका दिख रहा है तो उसका कोई 100% तो इलाज नहीं है। मेरा अनुभव जहाँ तक है, मैं तो अभी तक उसका इलाज नहीं पाया हूँ। उसको काट के फेंकने में ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ज़्यादा फायदा है। उसके जगह आप ये मत सोचिए कि मेरे एक प्लांट का नुकसान हो रहा है, उसके जगह आप आलू लगा दीजिए, गोभी लगा दीजिए। बेड तो बना ही है। बेड तो बना ही हुआ है, ड्रिप तो लगा हुआ है। हाँ। तो और वही खाद उसमें जाएगा। हाँ, वही खाद उसमें जाएगा। आप देख भी सकते हैं इसको, ये लगा दिए हैं, देख रहे हैं। और एक चीज और है, वो चीज मैं बीच में समझाता हूँ आपको। गोंदा का फूल, ये इसको कहते हैं छत्तीसगढ़ी में चंदनी गोंदा। जी सर। और छत्तीसगढ़ के ज्यादातर खेतों पर हम देख रहे हैं जिसमें सब्जी या फल हो रहे हैं, उसमें फर्स्ट जो होता है, बेड के जो फर्स्ट सेक्शन होता है मेड़ के किनारे, वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका बेनिफिट क्या है सर? चंदनी गोंदा हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये जो वाइट फ्लाई होता है, छोटा छोटा सफ़ेद मक्खी होता है, माइनर कीड़ा जो होता है, वो पपीते में ना जा कर के ये चंदनी गोंदा की तरफ आकर्षित हो जाता है। ये अपने और उसको लुभा लेता है। लुभा लेता है। हाँ, तो इसलिए हम चंदनी गोंदा को लगाते हैं बगल बगल में। हाँ। पूरा खेत में मेड़ की तरफ पूरा लगाएंगे। हाँ। इससे हमारा समझ लीजिए 1 स्प्रे 2 स्प्रे का जो खर्चा है वो बच जाता है। मतलब यहाँ रिच जाता है, वो जो भी है फूल को बेच भी देते हैं। अच्छा, फूल को भी बेच देते हैं। और जो कीड़े हैं इसमें पहले आते हैं, इसी में रह जाते हैं, इसमें नहीं जाते हैं। इसमें नहीं जाते, वो कराखी हिम चौंधिया जाते हैं। बस बस बस, है ना। तो वो एक जो गाना है, चौरा में गोंदा रसिया मोर बारी में पताल रे। बिल्कुल सर, है ना, जो छत्तीसगढ़ी गाना है। ये सिस्टम ना समझ के इसे लगा थे कि वो जो रसिया है वो चौरा में इसको चंदनी गोंदा को देख के रिझ जाता है और भीतर का टमाटर बच जाता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये है, तो ये इसकी उपयोगिता है। शायद हमारे पूर्वज लोग पहले से ही चंदनी गोंदा को इस तरीके से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। जी सर, जी सर, है ना। तो ये माइनर जो छोटा छोटा जो कीड़ा होता है ना, वो पूरा चंदनी गोंदा में आ जाता है और इसी में रसिया जो है फंस के रह जाता है। हाँ। तो ये वो गाना से समझ सका तो ठीक है। ये हो गए चंदनी गोंदा की उपयोगिता। तो दोस्तों, ये आप देख रहे थे पपीते की खेती, और मैंने कहा कि छत्तीसगढ़ आजकल एग्रीकल्चर पर बहुत बेहतर वर्क कर रहा है और छत्तीसगढ़ियों से बड़ी उम्मीद है कि वो एग्रीकल्चर को और बेहतर करेंगे और हमारे एटमॉस्फेयर को बचा के रखेंगे। है ना, एटमॉस्फेयर बचा रहेगा, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर का दुष्प्रभाव नहीं होगा, कारखाने का तो धुआं निकलेगा, तो वो बचा रहेगा और छत्तीसगढ़ बेहतर पैसा एग्रीकल्चर से ही कमा पाएगा, ऐसा हम सोचते हैं। इसी उम्मीद और आशा के साथ मैं ओम प्रकाश अवसर, वीडियो आपके काम आएगा ऐसा मैं सोचता हूँ। ऐसा हुआ हो तो लाइक कर ले। तो धन्यवाद, मैं ओम प्रकाश अवसर।